हेलो छात्रों, आज हम लेसन फर्स्ट का पार्ट नंबर 2 लेकर के आए हैं। पार्ट नंबर 2 में मैंने आपको बताया था कि हम क्रिस्टल जालक या क्रिस्टल लैटिस से उसको स्टार्ट करेंगे, क्योंकि सिंपल इंट्रोडक्शन अपन ने पार्ट 1 के अंदर देख लिया है। तो सबसे पहला अपन टॉपिक के ऊपर आ जाते हैं। पहला जो पॉइंट अपने को दिया है वो दिया है क्रिस्टल जालक, क्रिस्टल लैटिस इसको इंग्लिश के अंदर कहा जाता है। अब क्रिस्टल लैटिस होता क्या है? तो किसी भी वस्तु को आप अपनी आंखों से देख रहे हो तो एक 3D फॉर्म में आपको दिखाई दे रहा है, एक्चुअल फॉर्म में दिखाई दे रहा है। मतलब वो 3D इसका स्ट्रक्चर है, मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सारी चीजें उसको दिख रही है, मतलब वो 3D स्ट्रक्चर है, त्रिविमीय संरचना है। इसने क्या बोला है डेफिनेशन के फॉर्म में? क्रिस्टलीय ठोस के कण नियमित रूप से व्यवस्थित होकर के एक त्रिविमीय संरचना बनाते हैं, उसे क्रिस्टल जालक कहा जाता है। मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देना चाहूंगा कि कोई भी जो कारीगर होता है वो क्या करता है, यदि किसी कंस्ट्रक्शन का वो काम कर रहा है तो एक एक ईंट को जोड़ करके पूरी दीवार का निर्माण करता है। तो जब वो पूरी दीवार बन जाती है तो वो पूरी दीवार क्या है? एक प्रकार का क्रिस्टल जालक है। क्योंकि ऊपर ने क्या करें, जो एक ईंट है वो एक ईंट क्या हुई आपका कण, वो एक ईंट क्या एक कण के बराबर है। तो उन कणों को आप लगातार क्या कर रहे हो, नियमित रूप से क्या कर रहे हो, जमा रहे हो, और जमा करके बड़ी स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन आप कर रहे हो। इसका मतलब जो बड़ा स्ट्रक्चर बना, 3D स्ट्रक्चर बना, उसको अपने क्या बोला? क्रिस्टल जालक, क्रिस्टल लैटिस उसको बोला है। तो सिंपल या साधारण में याद करें कि छोटे छोटे जो कण हैं क्रिस्टल के, वो कण जो है नियमित रूप से व्यवस्थित होकर के एक बड़ी संरचना का, त्रिविमीय संरचना का निर्माण करते हैं, हम उसे क्रिस्टल जालक कहते हैं। बहुत ही आसान शब्दों में मैंने आपको समझाया है। क्रिस्टलीय ठोस के कण नियमित रूप से व्यवस्थित होकर एक त्रिविमीय संरचना बना लेते हैं, उसे क्रिस्टलीय जालक कहा जाता है। ये हो गया बड़ा पार्ट। अब यहाँ पर सेकंड जो डेफिनेशन अपनी आ रही है वो है एकक कोशिका। एकक कोशिका को हम कहते हैं यूनिट सेल। तो यूनिट सेल का मीनिंग क्या हुआ? वो वापस में उसी दीवार के ऊपर आ जाता हूँ। आपने पूरी बड़ी दीवार बना ली, पर बड़ी दीवार में से यदि आपको कोई मॉडल बनाना हो तो मॉडल बनाने के लिए पर एक ईंट काम में ले सकते कि एक ईंट ये एक मॉडल के फॉर्म में है, और वो एक ईंट को ऊपर लगातार जोड़ते जा रहे हैं, क्रिस्टल जालक बन रहा है। तो जो छोटी जो ईंट है, एक ही जो ईंट है उसका वो कण है, एक ही कण है, एक ही ईंट है, तो उसको अपन क्या बोल रहे हैं? यूनिट सेल कह रहे हैं। यानी क्रिस्टल जालक का वह छोटे से छोटा भाग जो पूरे क्रिस्टल का क्या हो, प्रतिबिंब हो, उसे हम क्या बोलते हैं? एकक कोशिका कहते हैं। यानी कि सारे क्रिस्टल को जोड़ दोगे तो क्रिस्टल जालक बना, और एक कण को ही काम में लिया, छोटे फॉर्म के अंदर काम में लिया, तो वो छोटा फॉर्म क्या है? एकक कोशिका। और बड़ा फॉर्म क्या है? क्रिस्टल जालक है। तो ये इस कंसेप्ट से आपको याद रख लेना है इसके अंदर। उसके बाद में हम एकक कोशिका को इस तरीके से बना भी सकते हैं। आप इसको चित्र के माध्यम से यदि समझना चाहें तो एकक कोशिका क्या होती है, तो ये इस तरीके से आप इसको बना करके ड्रॉ करके बता भी सकते हैं एकक कोशिका। हम आगे दूसरे टॉपिक के अंदर इन एकक कोशिकाओं के प्रकार या क्रिस्टल तंत्र के जो प्रकार हैं वो हम आगे जा करके इसके अंदर अभी पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से ये अपन ने एक यूनिट सेल का फॉर्मेशन यहाँ पर कर लिया। ये सारे कॉर्नर्स के ऊपर प्रेजेंट पार्टिकल्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ पर है। तो ये अपन कह सकते हैं एक प्रकार का एक यूनिट सेल, और बीच के अंदर एक पार्टिकल यहाँ पर और मिलेगा सेंटर के अंदर। जो अपन आगे पूरा इसका डिस्कशन करेंगे कि कैसे इसको अपने को समझना है। तो एक यूनिट सेल कह सकते हैं, या इसका जो बड़ा फॉर्म है उसको अपन क्रिस्टल जालक कह सकते हैं। तो दोनों डेफिनेशंस काफी महत्वपूर्ण है, नोट अपनी कॉपी में कर लीजिए। इसके बाद में हमारा दूसरा जो टॉपिक था क्रिस्टल तंत्र के प्रकार अपने को देखने हैं। क्रिस्टल तंत्र को अपन ने यहाँ पर दो भागों में बांटा है, सरल या आद्य एकक कोशिका और केंद्रित एकक कोशिका। इन दो प्रकारों को पढ़ेंगे अपन। ये भी कह सकते हैं एकक कोशिकाओं के कितने प्रकार है, तो सरल एकक कोशिका और केंद्रित एकक कोशिका अपन कहेंगे। अब इनका मीनिंग क्या है? इनका मीनिंग अपने को ये समझना है। मैं यहाँ पर आपको चित्र बना करके बता दूं। अभी अपन ने जो चित्र बनाया था एकक कोशिका का, उसी चित्र को फॉलो अपन करें तो अपन देख सकते हैं इसके अंदर कैसे आपको समझना है। बहुत ही आसान है, बिल्कुल कंफ्यूजन अपने दिमाग के अंदर नहीं लाना है। वीडियो को लगातार देखो, बार बार देखो, उससे क्या होगा आपको समझ में भी आ जाएगा। देखिए अब सरल एकक कोशिका को मैं आपको समझा रहा हूँ। सरल एकक कोशिका को क्या करना है? सरल एकक कोशिका का मतलब ये होता है कि जो पार्टिकल्स होंगे, जो भी क्रिस्टल का पार्टिकल है, क्रिस्टल के जो पार्टिकल्स हैं
कण जो है वो सारे जो कण होंगे वो केवल कोनों पर उपस्थित होंगे। क्रिस्टल के कहाँ प्रेजेंट होंगे? कोनों पर प्रेजेंट होंगे। यानी ये जैसे स्थिति दिख रही है ना, ये पूरा क्रिस्टल लेटिस मान लेते हैं, तो सारे जो पार्टिकल है वो कहाँ प्रेजेंट है? ओनली कोनों के ऊपर ही, कॉर्नर्स के ऊपर ही प्रेजेंट है। तो उसको हम कहेंगे सरल या आद्य एकक कोष्टिका उसको कहेंगे। इसके अंदर कणों की संख्या कितनी होगी? इस एकक कोष्टिका के अंदर, सिंपल क्यूबिक के अंदर या सरल एकक कोष्टिका के अंदर कणों की संख्या कितनी होगी? तो वो यदि आपको निकालनी हो, कणों की संख्या या परमाणु की संख्या या अणुओं की संख्या, आपसे पूछी जाए कणों की संख्या आपको निकालनी होगी, कैसे निकालोगे? यदि ओनली कण केंद्र के ऊपर प्रेजेंट है तो सॉरी कोनों के ऊपर प्रेजेंट है, तो कोनों के ऊपर टोटल कोने कितने होते हैं? 8 होते हैं। एक कोने पर कितना होगा? 1/8 होगा, और टोटल कोने की संख्या कितनी है? 8 है। तो इन कॉर्नर्स के ऊपर कितने कण होंगे? तो आपको हमेशा याद रखना है, जब सोल्व करेंगे तो कितने कण आएंगे? एक कण इसका आएगा। यानी कि कणों के ऊपर योग, कणों का कोनों के ऊपर जो योग है वो है 1/8। इसका 8 कोनों से गुणा करते हैं तो संख्या कितनी आएगी? 1। तो अपने प्रश्न ये आता है कि सरल जालक या सरल एकक कोष्टिका में कणों की संख्या कितनी होगी, या सिंपल क्यूबिक के अंदर कणों की संख्या कितनी होगी? तो आपका आंसर होगा 1। इसी प्रकार से केंद्रित एकक कोष्टिका का क्या मतलब है? तो जहां पर क्या है, कोई भी क्रिस्टल लैटिस है, उस क्रिस्टल लैटिस में जो कण है वो कोनों के साथ साथ कहां पर प्रेजेंट हो? केंद्र पर प्रेजेंट हो। केंद्र पर प्रेजेंट हो, या अपन कह सकते हैं अन्य स्थानों पर भी क्या हो? प्रेजेंट हो। तो उसको अपन कहते हैं केंद्रित एकक कोष्टिका कहते हैं। यानी कि जो कण होंगे वो कोनों के साथ साथ अन्य स्थान पर भी, क्रिस्टल लैटिस के अन्य स्थान पर भी प्रेजेंट होंगे, तो हम उसको कहते हैं केंद्रित एकक कोष्टिका, हम उसको कहते हैं। उसके बाद में यहाँ पर आपको याद रखना है कि इसको मैं ऐसा लिख देता हूं, अन्य स्थानों पर। अब इस एकक कोष्टिका को अपन ने यहाँ पर 3 भागों में डिवाइड किया है। काय केंद्रित एकक कोष्टिका, जिसको हम कहते हैं बीसीसी। एक हम पढ़ेंगे यहाँ पर फलक केंद्रित एकक कोष्टिका, जिसको आप कहते हो एफसीसी। एक अपन कहते हैं उसको अंत्य केंद्रित, एंड सेंटर्ड, अंत्य केंद्रित एकक कोष्टिका भी इसको कहा जाता है, जिसको लिखा जाता है ईसीसी, एंड सेंटर्ड क्यूबिक इसको कहा जाता है। ये 3 टाइप के हैं। अब इसमें पार्टिकल्स निकालने आपको, तो कोनों, यहाँ पर अब जैसे मैं कहूँ काय केंद्रित में कैसे निकालोगे? काय केंद्रित का मतलब क्या होता है? सबसे पहले इसका अर्थ, तो कण जो होंगे वो कोनों के साथ साथ क्रिस्टल लैटिस के कहां पर प्रेजेंट होंगे? केंद्र के ऊपर प्रेजेंट होंगे। तो केंद्र पर जो है ना, यहाँ पर, तो केंद्र पर योग कितना होगा? 1। कोनों पर अपन ने योग निकाल लिया 1, तो कोने के ऊपर तो ये 1 अपन ने निकाल लिया था। केंद्र पर योग कितना है? तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स इसके अंदर कितने होंगे? 2 पार्टिकल्स इसके अंदर होंगे। यानी केंद्र पर टोटल कणों का योग कितना होगा? 1, और कोनों के ऊपर अपन ने निकाल ही दिया था यहाँ पर 1, तो दोनों को जोड़ा तो कितना आंसर आ जाएगा? 2 आ जाएगा इसका आंसर। फलक केंद्रित के अंदर कणों की संख्या आपको निकालनी है। फलक केंद्रित का मतलब क्या होता है? फलक केंद्रित का मतलब होता है कण जो होंगे वो कोनों के साथ साथ फलक के ऊपर भी प्रेजेंट होंगे। कहां पर प्रेजेंट होंगे? फलक। तो एक घन के अंदर अपन के फलक कितने होते हैं? 6 फलक होते हैं। फलक के ऊपर 6 फलक होते हैं, तो यहाँ पर फलकों के ऊपर जो योग होता है वो कितना होता है? 1/2 होता है। तो कोनों पर योग 1, टोटल फलकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 1/2 इंटू 6, टोटल ये है। तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स आप सोल्व करोगे कितने आ जाएंगे? 4। अंत्य केंद्रित के अंदर क्या करना है आपको? कोनों के साथ साथ जो कण होंगे, कोई 2 फलक के ऊपर, कोई 2 फलक, और ये 2 फलक जो होंगे वो हमेशा आमने सामने वाले, अपोजिट डायरेक्शन वाले होंगे। आमने सामने वाले 2 फलकों के ऊपर कण प्रेजेंट होंगे। इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कोनों के साथ साथ कोने पर योग 1, कोई 2 फलक है तो 1, 2 इंटू 2, 2 फलक, तो 1 प्लस 1 आपका आंसर हो जाएगा 2। तो आपको ये याद रखना है, काय केंद्रित बीसीसी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक के अंदर कणों की संख्या कितनी है? 2। फलक केंद्रित फेस सेंटर्ड क्यूबिक के अंदर कितनी है? तो 4। और अंत्य केंद्रित एंड सेंटर्ड क्यूबिक के अंदर कणों की संख्या कितनी है? तो टोटल 2। इस प्रकार से आपको याद रखना है। एक सिंपल सा मैट्रिक बच्चों को बताता हूँ, 1 2 का 4, अनिल कपूर का गाना है ना 1 2 का 4, तो वो 1 2 के 4 से आप उसको याद रख सकते हो। SC
केंद्र कितना हो गया 1, बीसीसी केंद्र कितना हो गया 2, एफसीसी केंद्र कितना हो गया 4, ईसीसी केंद्र कितना हो गया वापस 2। तो 1 2 का 4 आप याद रखें, जिससे आपको क्या हो जाएगा, ये सारे पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स एक यूनिट सेल के अंदर कितने होते हैं, आप सिंपल सा आंसर इससे निकाल सकते हैं। बहुत ही अच्छा टॉपिक है और इससे प्रश्न परीक्षा में आता है ना। तो नोट कर लीजिए और अच्छे से लिख लीजिए और याद कर लीजिए। हमारा नया टॉपिक है निबिड़ संकुलित संरचना। निबिड़ संकुलित संरचना का मतलब ये होता है कि ठोस के जो कण व्यवस्थित होते हैं उन कणों के बीच में कितना रिक्त स्थान बचा रहता है, उसके आधार पर हमने एक नया शब्द निकाला है, वो निबिड़ संकुलित संरचना है। ठोस के कणों के मध्य न्यूनतम जो रिक्त स्थान प्रेजेंट होता है, उस न्यूनतम रिक्त स्थान को हम क्या कहते हैं, निबिड़ संकुलित संरचना उसको कहते हैं। ठोस के कणों के मध्य उपस्थित न्यूनतम रिक्त स्थान को निबिड़ संकुलित संरचना कहा जाता है। उसके बाद में निबिड़ संकुलित संरचना को अपन ने डिवाइडेशन कर रखा है, क्लासिफिकेशन कर रखा है। उस क्लासिफिकेशन के अंदर हम देखना चाहे तो 1 डायमेंशनल होता है, 1 डायमेंशनल एक विमीय निबिड़ संकुलित संरचना, एक विमीय निबिड़ संकुलित संरचना होती है। दूसरी होती है द्विविमीय निबिड़ संकुलित संरचना होती है, निबिड़ संकुलित संरचना, एक विमीय निबिड़ संकुलित संरचना। उसके बाद तीसरा आप पढ़ोगे त्रिविमीय निबिड़ संकुलित संरचना। इन 3 प्रकार में यहाँ पर आपको देखना है। इसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है एक विमीय और द्विविमीय निबिड़ संकुलित संरचना, जिनको अपन अभी डिस्कशन कर लेते हैं किस प्रकार से इसको आपको करना है, पढ़ना है। तो ध्यान से देखिए, बहुत ही आसान तरीका है। सबसे पहला मैं आपको बता रहा हूं, एक विमीय निबिड़ संकुलित संरचना, एक विमीय निबिड़ संकुलित संरचना। बहुत ही आसान है, कैसे आप करोगे इसको देख लीजिए। एक विमीय निबिड़ संकुलित संरचना क्या करना है, आपने देखा होगा कि पार्टिकल्स होते हैं, वो पार्टिकल्स इस प्रकार से व्यवस्थित है। किसी भी क्रिस्टल के अंदर पार्टिकल्स के दो, चाहे स्फीयर के दो, गोले के दो, इनको तो एक विमीय के अंदर जो पार्टिकल होते हैं, एक विमीय कोई क्रिस्टल है तो उसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो इस प्रकार से 1 बाय 1 एक के बाद एक रो के अंदर एक रेखीय श्रृंखला के रूप में जुड़े हुए हैं। और कहने का मतलब ये है कि जो आपका पार्टिकल है, एक जो स्फीयर है, एक जो गोला है, वो कितने गोलों को टच कर रहा है, तो यहाँ पर आप देखिए तो 2 गोलों को यहाँ पर क्या कर रहा है, वो टच कर रहा है। एक गोला कितने को टच कर रहा है, 2 को टच कर रहा है। इस आधार पर इसकी समन्वय संख्या बहुत पूछी जाती है आपसे, समन्वय संख्या या कोऑर्डिनेशन नंबर इसको पूछा जाता है। कोऑर्डिनेशन नंबर कितने होंगे, तो यहाँ पर आपको आंसर देना है कि एक गोला 2 को टच करता है, इस आधार पर इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 2 होगा। ये इसका आंसर। ये प्रश्न पूछा जाता है। तो आपको क्या बताना है, थ्योरी में इतना सा लिखना है कि एक विमीय निबिड़ संकुलित संरचना में एक जो कण होते हैं वो एक सीधी रेखा में व्यवस्थित होते हैं, और सीधी रेखा में व्यवस्थित होने के साथ साथ एक जो कण होता है वो 2 अन्य कणों को क्या करता है, या अन्य गोलों को क्या करता है, टच करता है। इस आधार पर इसकी समन्वय संख्या, उपसंयोजन संख्या, कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो 2 होता है। ये आपको इसमें बताना है। सरल है। सेकंड वाला प्रकार देखते हैं, आप इसको नोट कर लीजिए, देख लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दूसरा प्रकार है वो है अपना है द्विविमीय निबिड़ संकुलित संरचना। उसको अपन देखते हैं, बहुत ही आसान है, आराम से इसको आप देख लीजिए, कर लीजिए। तो द्विविमीय किस प्रकार से होगा वो भी अपन चर्चा थोड़ी सी कर लेते हैं। द्विविमीय निबिड़ संकुलित संरचना, इस संरचना को अपन ने यहाँ पर द्विविमीय संरचना को अपन ने 2 भागों में बांट रखा है। 2 भागों में कैसे बांट रखा है, एक होती है वर्गीय निबिड़ संकुलित संरचना और एक होती है षटकोणीय निबिड़ संकुलित संरचना। ये 2 प्रकार से अपने को द्विविमीय निबिड़ संकुलित संरचना बनना है। कुछ स्ट्रक्चर वर्ग टाइप के और कुछ स्ट्रक्चर
षटकोणीय टाइप के हैं, तो उनको दोनों को अपने को अलग अलग से पढ़ना है। आराम से देखिए, चित्र के माध्यम से आपको इजीली समझ में आ जाएगा। इसके अंदर क्या है, देखो ये जो पार्टिकल्स अपन ने जैसे पहले वाले प्रकार में देखा था उस प्रकार से आपको बनाने हैं, और फिर क्या करना है, सेम टू सेम 1 by 1 रो एक के नीचे आपको एक क्या करनी है, बनाते रहनी है। ये देखो तो बहुत अच्छी तरीके से चित्र बन रहा है। आप भी बिल्कुल इसी तरीके से क्या करिए, चित्र बनाइए अपनी कॉपी के अंदर। अब देखो इस प्रकार से अपन गए, बहुत सारी जो है स्तर जो है प्लेटें हैं वो एक के नीचे जमी रहती हैं, जमी रहने इसके साथ में अपन कहें। अब यहाँ पर प्रश्न करें एक पार्टिकल कितने से जुड़ा हुआ है, तो आराम से देखो 1 2 3 और ये 4, ये 4 जगह से जुड़ा हुआ है। जब मैं इनको मिलाता हूं तो देखो आप कैसा स्ट्रक्चर बन जाता है, बिल्कुल एक वर्ग जैसा स्ट्रक्चर यहाँ पर बनेगा। ये बहुत ही आसान है। तो वर्ग वाला स्ट्रक्चर बना, इसने क्या बोला, इसको वर्गीय निबिड़ संकुलित संरचना। तो अपने को ये बताना है कि एक विमी निबिड़ की जो संरचनाएं हैं वो एक के नीचे एक बिल्कुल 1 by 1 बिल्कुल हेड टू हेड जुड़ी हुई रहती है। इस आधार पर ये स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है। और इसमें जो एक गोला होता है वो कितने से टच करता है, 4 से टच करता है। मतलब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, समन्वय संख्या का मान कितना हो जाएगा, बराबर 4। 4 को टच करता है तो कोऑर्डिनेशन नंबर समन्वय संख्या कितनी हो जाएगी, 4। तो आपको ये बताना है इसके अंदर। तो क्या डेफिनेशन बोलोगे कि एक विमी निबिड़ संकुलित की संरचनाएं एक के बाद एक हेड टू हेड, या अपनी कह सकते हैं क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर रूप से बिल्कुल समान रूप से जो होती है वो जुड़ी रहती है। इस आधार पर इसको हम वर्गीय निबिड़ संकुलित संरचना कहते हैं। इसके बाद में षटकोणीय में क्या करना है, इसका भी आप चित्र देखो, चित्र देखने से समझ में आ जाएगा। षटकोणीय में आप देखो बिल्कुल आसान है। अब यहाँ पर देखो इस बार अपन ने बिल्कुल एक के नीचे एक लिया था। अब यहाँ पर क्या करना है, इसको बिल्कुल इसके बेस के अंदर आपको लेना है इस तरीके से, यानी कि जो खाली वाला भाग है ना, उस खाली वाले भाग के अंदर आपको गोलों को फंसाना है। इस तरीके से ये वाला स्ट्रक्चर आपका बनेगा। अब यहाँ पर देखो एक अपन किसी गोले को ले लेते हैं, एक गोले को लेकर के देखते हैं कितने को टच कर रहा है, 1 2 3 4 5 एंड 6, यानी 6 गोलों को ये टच कर रहा है। इस आधार पर ये षटकोणीय निबिड़ संकुलित संरचना है। यानी कि आप निबिड़ संकुलित संरचनाओं को क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रूप से आप जमाते हैं, तो जो फर्स्ट रो का गर्त होता है, गर्त का मतलब ये वाला भाग, गर्त को देखो कैसे बोलेंगे, ये वाला जो पार्टीशन बचना इसको अपन क्या कह रहे हैं, गर्त कह रहे हैं। तो इस गर्त वाले भाग के अंदर सेकंड रो का जो पार्टिकल है वो उसका हेड इसके अंदर फंसा रहता है। इस प्रकार से पहली रो के गर्त में सेकंड रो का जो पार्टिकल है उसका हेड उसके अंदर फंसा रहता है। इस आधार पर षटकोणीय निबिड़ संकुलित संरचना का निर्माण होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर आप बताओगे तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा, बहुत ही आसानी से बता दोगे आप, बिल्कुल 6 इसका आंसर आएगा। यानी कि एक गोला जो है वो 6 गोलों को यहाँ पर टच कर रहा है। इस आधार पर हम द्विविमीय निबिड़ संकुलित संरचना के दोनों प्रकारों की व्याख्या करते हैं। बहुत ही आसान है, ये नंबर पूछे जाते हैं और अच्छे तरीके से आप इसको चित्र बना भी लीजिए, बुक्स के अंदर भी देख सकते हैं और इसको बना करके आप आसानी से जैसे मैंने बताया है वैसे आप उसको लिख दीजिए। एक और बात मैं बताना चाहूंगा, इस पैटर्न को हम ए पैटर्न कहते हैं क्योंकि बिल्कुल सेम टू सेम हर लाइन चल रही है। इस पैटर्न को हम ए पैटर्न भी कहा जाता है। इसको ऐसे लिख सकते हो आप, ए टाइप पैटर्न मिलेगा और इसमें मिलेगा आपको ए टाइप पैटर्न आपको यहाँ पर मिलेगा, क्योंकि सारी रो सेम, इसमें 1 by 1 एक रो चेंज होती जा रही है। तो इस प्रकार से आप इसको नोट कर लीजिए, सरल टॉपिक है। तो इतना पढ़ लेने के बाद में हमने 2 इसके वीडियो देख लिए, पहला वीडियो ये और दूसरा वीडियो ये आपका चल रहा है। इसके बाद में हम तीसरा वीडियो भी इसका बनाएंगे जिसमें हम पैकिंग एफिशिएंसी यानी कि संकुलन क्षमता वाले टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे। काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है और कई बार वहां से कुछ प्रश्न आता है। उस वीडियो को भी आप अच्छे से देखें और इस वीडियो में कोई बात आपको समझ में नहीं आई तो कमेंट बॉक्स में लिखें और वीडियो को लाइक भी करें और सब्सक्राइब करना न भूलें।